इस विशेष एक्सप्लेनर में स्वागत है। नवंबर 2025 में जब बॉलीवुड के असली ही मैन का 49वीं साल की उम्र में निधन हुआ तो जैसे एक पूरे युग का अंत हो गया। पर सच कहूं तो उनकी जिंदगी सिर्फ सिल्वर स्क्रीन की चकाचौंध तक ही सीमित नहीं थी। चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। श्रीराम राघवन की 2007 में आई फिल्म जॉनी गड्डार के एक बड़ा ही शानदार डायलॉग है। उम्र की बात नहीं है, ये माइलेज की बात है। ये एक ऐसी लाइन है जो उनके 6 दशक लंबे लाजवाब करियर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उनका सफर सच में बेहिसाब माइलेज से भरा हुआ था। आज की इस चर्चा में हम उनकी जिंदगी के 4 अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। एक फिल्मी दिग्गज के रूप में उनका सफर, उनका बड़ा बॉलीवुड परिवार, बीकानेर का राजनीतिक दौर और आखिर में मिट्टी की तरफ उनकी शांत वापसी। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। एक फिल्मी दिग्गज, पंजाब से सिल्वर स्क्रीन तक का सफर। 1935 में पंजाब में धर्म सिंह ढियोल के रूप में जन्म लेने से लेकर बंबई आने तक उनके सपनों ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा के हीरो की तस्वीर ही बदलकर रख दी। आइए देखते हैं कि ये सफर कैसे आगे बढ़ा। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने से शुरुआत हुई। फिर 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया। 1966 की फूल और पत्थर ने उन्हें एक रोमांटिक एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया और 1975 की शोले का इतिहास तो सब जानते ही हैं। और हाँ, 2007 तक जॉनी गद्दार में उन्होंने साबित कर दिया कि उनका अभिनय वक्त के साथ बस और ज्यादा निखर रहा था। और ये डायलॉग किसे याद नहीं होगा, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। 1975 की इस मास्टरपीस शोले में वीरों के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक्शन, रोमांस, ट्रेजेडी और कमाल की कॉमिक टाइमिंग, इन सब का जो बेहतरीन मिश्रण इस किरदार में था ना, उसने दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। उनकी इस सख्त और ताकतवर ही मैन वाली छवि के पीछे एक बेहद संजीदा और सेंसिटिव अभिनेता छिपा था। चाहे सत्यकम में एक आदर्शवादी किरदार हो या फिर चुपके चुपके में एक मजाकिया प्रोफेसर का रोल, उन्होंने अपनी रेंज बखूबी दिखाई। उनका मिट्टी से जुड़ा और असली स्वभाव ही था जिसने उन्हें दर्शकों के इतना करीब ला दिया। और एक दिलचस्प बात, उन्होंने अपने दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के साथ काम किया था। खैर, फिल्मों की इस चकाचौंध से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उनके निजी जीवन की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा बॉलीवुड परिवार, 2 शादियों की कहानी। इनका फैमिली ट्री थोड़ा उलझा हुआ जरूर है, लेकिन उतना ही मशहूर भी है। यहां हम इनके परिवार की पूरी संरचना देख सकते हैं। उनकी 2 लंबी शादियां रहीं। पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से हुई थी, तब वो महज 19 साल के थे। और उसके कई साल बाद मुंबई आने और एक बड़ा स्टार बनने के बाद 1980 में उनकी दूसरी शादी सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी से हुई। और उनकी ये बड़ी विरासत उनके 6 बच्चों के जरिए आगे बढ़ रही है। पर यहां एक बड़ा ही रोचक अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ सनी देओल और बॉबी देओल जैसे सुपरस्टार बेटे हैं और ईशा देओल ने भी एक्टिंग का ही रास्ता चुना। लेकिन दूसरी तरफ विजेता, अजीता और आहाना हैं, जिन्होंने इस स्पॉटलाइट से दूर बिजनेस, डेंटिस्ट्री और डांस की दुनिया में अपना एक बिल्कुल शांत रास्ता चुना। ये सच में परिवार के 2 अलग-अलग पहलुओं को बहुत अच्छे से दर्शाता है। अब आते हैं उनकी जिंदगी के एक ऐसे चैप्टर पर जिसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था। तीसरा अध्याय, बीकानेर के राजनेता के रूप में राजस्थान में उनका एक सफर। 57,000। जी हां, 2004 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उनकी बेहद शानदार जीत का यह फासला था। उन्होंने कांग्रेस के रमेश्वर लाल दूदी को इस भारी अंतर से हराया था। और इस बड़ी जीत में उनके बेटे सनी और बॉबी का भी काफी योगदान था, जिन्होंने वहां आकर उनके लिए बेहद जोर शोर से प्रचार किया था। लेकिन सियासी कहानियों में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आते हैं। चुनाव जीतने के महज 1 साल बाद ही बीकानेर के चौराहों पर उनके लापता होने के पोस्टर लग गए। ये उनकी वहां से 1 साल तक की गैर हाजिरी का नतीजा था, जिसने स्थानीय लोगों को बेहद नाराज और निराश कर दिया था। अगर हम सटीक तथ्यों की बात करें तो नाराजगी बढ़ने के बाद वो बिना किसी सिक्योरिटी के बीकानेर आए और वहां सर्किट हाउस में रुककर लोगों की परेशानियां सुनी। यही नहीं, उन्होंने सुरसागर झील के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार तक आवाज भी उठाई। लेकिन राजनीति का अपना एक अलग ढंग होता है। इसका पूरा राजनीतिक श्रेय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिल गया। इस तरह अपनी मेहनत के बावजूद जनता की नाराजगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई और राजनीति का ये पेचीदा तौर तरीका उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। और इस पूरे अनुभव पर उनका आकलन बिल्कुल साफ था।
उन्होंने बस इतना कहा, ये मेरे लिए सही जगह नहीं है। अपनी साफगोई और ईमानदारी के लिए मशहूर धर्मेंद्र ने समझ लिया था कि ये उनका रास्ता नहीं है। उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया, 2009 में दोबारा चुनाव नहीं लड़ा और हमेशा के लिए मुंबई लौट आए। अब हम बढ़ते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे शांत पड़ाव की तरफ। चौथा अध्याय, मिट्टी से फिर से जुड़ाव। लोनावाला में 100 एकड़ की शांति, एक ऐसी जगह जहां ये मेगा स्टार वापस अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों में सुकून ढूंढ रहा था। लोनावाला की ये 100 एकड़ की फैली हुई प्रॉपर्टी सच में उनकी असल दुनिया बन गई थी। यहाँ शहर की बड़ी बड़ी कांच की दीवारें या शोर शराबा नहीं था, बल्कि लकड़ी और पत्थर की देसी बनावट थी। वहां उन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया, फल, सब्जियां, चावल और आम उगाए। उनके फार्म पर भैंस और बतखें घूमती थीं। ये माहौल बिल्कुल पंजाब के साहनेवाल जैसा था, जिसने उन्हें उनके बचपन और उस सादगी भरे जीवन की तरफ वापस मोड़ दिया था। तो सबसे अहम बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि इतने दशकों तक शोहरत के शिखार पर रहने और फिल्म जगत में इतना बड़ा रुतबा होने के बावजूद उनका दिल अंदर से हमेशा मिट्टी से जुड़े एक किसान का ही रहा। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बिताए अपने आखिरी दिनों तक खुले आसमान के नीचे पौधों को पानी देना और एक शांत जीवन जीना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी थी। अपने इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये फिल्म इंडस्ट्री कभी कोई ऐसा दूसरा ही मैन देख पाएगी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अकेले राज किया हो, लेकिन जिसकी रूह आखिरी सांस तक हमेशा अपनी मिट्टी को ही समर्पित रही? ये एक ऐसी विशाल धरोहर है जिस पर आने वाली हर पीढ़ी जरूर विचार करती रहेगी।